दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टरवेल चैनल पे। जहां आज मैं लेकर आई हूँ रुक्मणी पब्लिकेशन बुक के क्लास नोट्स एनसीईआरटी एवं एनसीईआरटी, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के इतिहास कंप्लीट है। और आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, चलिए आप लोगों का बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करती हूँ। आप सभी हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद। देखिए, इसमें आधुनिक भारत के इतिहास में टॉपिक है हमारा पहला है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दूसरा है उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य, राजपूतों का पतन जागिरा। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी, मराठा पेशवा, अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ। इसी तरह से कुल जो चैप्टर हैं आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैंने विश्व का इतिहास कंप्लीट करा दिया है ऑलरेडी इस चैनल पे। आप लोग बने रहे, धीरे धीरे इस बुक को मैं कंप्लीट करा दूँगी। चलिए, हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास है यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टार्ट करते हैं। परिचय में देख लेते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 सभ्यकाल खंडों में बांटा था। ठीक है, और भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं, जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए देखते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल किया, जिससे कंपनी की पूरब से व्यापार करने का प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए एकाधिकार मिला था। अंग्रेजों के भारत आने से पूर्व ही पुर्तगाल की खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 में भारत तक पहुंचने हेतु केप ऑफ गुड होप मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार संभावना तलाशने लगे थे। तत्पश्चात फ्रांसीसी व्यापारी भी आए। ये यूरोपीय कंपनियां अपने साथ काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि का व्यापार करते थे। पहली इंग्लिश फैक्ट्री बंगाल में सूबेदार शाह सूजा के फरमान पर 1651 में हुगली नदी के किनारे ब्रिजमैन की अध्यक्षता में शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। व्यापार के प्रसार के साथ ही कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया था। कालांतर में अंग्रेजों ने मुगल अफसरों से गोविंदपुर, सुतानाती व कालीघाट गांव की जिम्मेदारी खरीद ली। यही क्षेत्र कलकत्ता नाम से जॉब चार्नक के नेतृत्व में विकसित हुआ। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कलकत्ता शहर का जो खोज किया था, जो संस्थापक है वो कौन है? जॉब चार्नक। ठीक है, चलिए अब देश के खोजकर्ता और उनके समुद्री मार्गों का पता लगाने वाले, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे एक तरफ है खोजकर्ता, दूसरी तरफ है देश और तीसरी तरफ है वर्ष। सबसे पहला है बार्थोलोम्यो डियाज। इन्होंने केप ऑफ गुड देश का पता लगाया था सन 1488 ईस्वी में। दूसरा है क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने अमेरिका देश का पता लगाया था 1492 ईस्वी में। ठीक है, तीसरा है वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत देश का खोज किया था 1498 ईस्वी में। और चौथा और पांचवा तास्मान, जिन्होंने न्यूजीलैंड और तस्मानिया का खोज किया था 1642 ईस्वी में।
छठा है कैप्टन जेम्स कुक, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था 1770 ईस्वी में। ठीक है, चले अब आगे देख लेते हैं। अब है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए। जूम नहीं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा इसमें कवर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, पहले कंपनी का नाम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्तादो द इंडिया कहा जाता है, इन्होंने देश था पुर्तगाल का, ये कंपनी था। स्थापना 1498 ईस्वी में। भारत में प्रथम फैक्ट्री थी कोचिन की। ठीक है, स्थापना वर्ष 1603 ईस्वी। ठीक है, दूसरा कंपनी का नाम है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़। देश का नाम था, ये कंपनी थी ब्रिटेन की, जिसने स्थापना 1599 ईस्वी में किया था। भारत में सर्वप्रथम सूरत में स्थापित हुई थी और स्थापना वर्ष जो है इसका 1608 ईस्वी में, नियमित रूप से 1612 ईस्वी में किया गया था। तीसरा है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, जिसे डच कहा जाता है। यह देश था हॉलैंड का। ठीक है, स्थापना 1602। ठीक है, भारत में प्रथम फैक्ट्री थी मुसुल्लीपट्टनम। स्थापना वर्ष था 1605। और चौथा है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क देश में 1616 ईस्वी में स्थापना हुई थी और भारत में जो प्रथम फैक्ट्री इसकी स्थापित हुई थी ट्रंक्यूबर में। ठीक है, ट्रंक्यूबर में। स्थापना वर्ष था 1620 ईस्वी। पांचवा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडिस ओरिएंटल लेस। ठीक है, ये फ्रांस देश का था। स्थापना 1664 ईस्वी में। भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। स्थापना वर्ष 1668। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में 4 महानगर। ठीक है, एक तरफ है शहर, संस्थापक और वर्ष। पहला है मद्रास। मद्रास का जो संस्थापक था फ्रांसिस ड्रे ने किया था 1639 ईस्वी में। दूसरा है बॉम्बे, जिसका संस्थापक गेराल्ड ओंगियार था। ठीक है, गेराल्ड ओंगियार था। इस स्थापना वर्ष जो है 1669 से लेकर 1777 में। ठीक है, तीसरा है जो तीसरे शहर का नाम है कलकत्ता, जिसका संस्थापक था जॉब चार्नॉक 1690 में, 1690 में। ठीक है, चौथा है नई दिल्ली। इसका संस्थापक था एडविन लुटियंस व हर्बर्ट पैकर, जिसका स्थापना वर्ष है 1912 से 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य। ये बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वहां बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया, लूटपाट मचाई। 1748 से 1767 से 68 के मध्य 7 से 8 बार आक्रमण किया।
बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाह फर्रुखशियर 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह 1748 1754 और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। ठीक है। राजपूतों की वतन जागिरी। ठीक है। राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार की गुत्तीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ के राजगद्दी पर आसीन हुए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह बहादुर शाह ने 1713 ईस्वी में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियान ने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। हमारा नेक्स्ट चैप्टर थी 18वीं शताब्दी के नवीन स्वायत्तता। ठीक है, राज्य। ठीक है, इसमें है पहला पॉइंट है 1765 तक ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ठीक है। 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। नए राज्यों का उदय देखते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य ने धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्र राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्ययी समूह में बांटा जा सकता है। फर्स्ट जो है अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वह राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। दूसरा है ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। ठीक है। तीसरा जो है तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज आते हैं। ठीक है। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्य का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। पहला था अवध, बंगाल, हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सऊदत खां अवध, मुर्शिद कुली खां बंगाल के और आसफजा हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। आसफजा और मुर्शिद कुली खां दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सऊदत खान की जात का दर्जा 6000 था। हैदराबाद निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ 1724 से 1748 जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। तो यहाँ से एक प्रश्न हैदराबाद शहर का जो स्थापना जो है किसने किया था? निजाम उल मुल्क ने। ठीक है। आसफ जहाँ मुगल बादशाह फर्रुखशियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार भी दे दिया गया था। 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहाँ के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों, मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हाथी पाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध में पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते थे। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा था। अवध बुरहान उल मुल्क सऊदत खां को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया।
यहाँ से एक प्रश्न बनता है, बुरहान उल मुल्क सआदत खां को कब अवध का सूबेदार नियुक्त किया? तो 1722 में। एक दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है, बुरहान उल मुल्क सआदत खान को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था? अवध का। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें से यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। उत्तरी भारत एवं बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने साथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों, जागीरदारों की संख्याओं में कटौती कर दी। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई। उसने अनेक राजपूत जमींदारों और रोहिलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। अब देख लेते हैं बंगाल। 18वीं सदी की शुरुआत में मुर्शिद कुली खान 1717 से 27 ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की। तो बंगाल राज्य का स्थापना जो है मुर्शिद कुली खान के द्वारा किया गया। आगे चलकर अली वर्दी खान ने 1740 से 56 और फिर 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी को सिराजुद्दौला की शक्ति से भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी कठपुतली नवाब बनाने की इच्छा रखती थी। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का सेनापति ने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, इसने मीर जाफर को धोखा दे के, ठीक है, अंग्रेजों का साथ दे दिया। प्लासी का युद्ध भारत में कंपनी की पहली जीत थी। प्लासी का युद्ध भारत में कंपनी की पहली जीत थी। सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर 1757 से 60 को नवाब बन गया बंगाल का। जब कालांतर में मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को 1760 से 63 तक नवाब बनाया। जब मीर कासिम अंग्रेजों की परेशान करने लगा तो अंग्रेजों ने 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम दूते के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। उसे बंगाल से बाहर कर दोबारा मीर जाफर को नवाब बनाया। तो कब बनाया? 1763 से 65 का। अब नवाब को हर महीने 5 लाख कंपनी को चुकाना होता था। अंततः इलाहाबाद की संधि द्वारा 12 अगस्त 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम दूते ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार नियुक्त कर दिया। द्वैध शासन 1765 से 72 तक। प्लासी युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1767 से 67 में वह 2 बार गवर्नर रहने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हो गया। 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने रॉबर्ट क्लाइव को खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई देनी पड़ी थी। 1774 में क्लाइव ने आत्महत्या कर ली। 1798 से 1805 पर तक रिचर्ड वेलेस दिल्ली गवर्नर जनरल था। उस समय अवध के नवाब सहायक सेना के एवज में पैसा न अदा करने पर कंपनी ने 1801 में नवाब को अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने हेतु विवश किया। नेक्स्ट टॉपिक है मैसूर, 1761 से 99 तक ईस्वी तक। हैदर अली 1761 से 82। 1755 में हैदर अली डिंडीगुल किले का फौजदार बना था। 1761 में वह मैसूर शासक का था। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकुट ने पोर्टर-नोवा के युद्ध में 1781 ईस्वी में हैदर अली को हरा दिया था। टीपू सुल्तान 1782 से 1799, ठीक है, देखते हैं। इसके नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था।
मालाबार तट से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, तो यही 1785 में टीपू ने अपनी रियासत के बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। टीपू ने भारत में फ्रांसीसी व्यापारी से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। टीपू को शेर मैसूर भी कहा जाता था। उनके राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। चलिए, मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई थी। पहला था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो मंगलूर की संधि से समाप्त होता है। 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। और चौथा है 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसे श्रीरंगपट्टनम का युद्ध भी कहा जाता है और ये सहायक संधि से खत्म होता है। श्रीरंगपट्टनम के अंतिम युद्ध में 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राज पुराने वाडियार राजवंश के कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया। अब चौथा जो चैप्टर है हमारा, मराठा पेशवा 1713 से 1818 ईस्वी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। मराठा साम्राज्य कई राज्यों में बंट गया। सिंधिया ग्वालियर में, होलकर इंदौर में, गायकवाड़ बड़ौदा में और भोसले नागपुर में। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था, जो 1782 में सालबाई की संधि द्वारा खत्म हुआ, जिसमें कोई विपक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 तक हुआ। इसमें उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। इस युद्ध के बाद विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। हमारा 5वां चैप्टर है अंग्रेजों की नीतियाँ। सर्वोच्च की नीति। 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी ने क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई। हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई। सर्वोच्चता के प्रयास में अंग्रेजों ने कित्तूर कर्नाटक राज्य को हड़पने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने डटकर विरोध किया। 1824 ईस्वी में चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में ही चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद संगोली की चौकीदार रायन्ना ने प्रतिरोध जारी रखा। रायन्ना को 1830 में फांसी की सजा दे दी। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से डरी हुई थी। इसी के डर से चलते अंग्रेजों ने 1839 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध विजय किया और एलन ब्रू ने सिंध को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी में। अंग्रेज सिख युद्ध के पश्चात मार्च 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। चलिए देखते हैं विलय की नीति। 1848 से 56 के बीच डलहौजी के शासनकाल में विलय की नीति अपनाया गया। इस नीति के द्वारा सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर व संबलपुर को 1849 ईस्वी में, बघाट को 1850 और उदयपुर एमपी को 1852 ईस्वी में और झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 और करौली को 1855 को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था, ठीक है।
विलय नीति मतलब एक हड़प नीति थी, ठीक है ना। मतलब इसमें यह होता था कि जिस भी राजा की हत्या हो जाती तो उसका अगर कोई उत्तराधिकार नहीं है तो ये विलय नीति के तहत उस राज्य को, उस शहर को, उस गांव को अंग्रेज़ जो है, ब्रिटिश जो है अपने में मिला लेती थी, उस पर अपना अधिकार जमा लेती थी, कब्जा कर लेती थी, ठीक है। अब देखते हैं अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर मिला लिया गया था। वीर सुरेंद्र साय संबलपुर के महाराजा मधुकर साय के वंशज थे। नए शासन की स्थापना में देख लेते हैं, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 85 के समय तक कंपनी के बंगाल, बम्बई, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर ली थी। एडमंड बर्क द्वारा वॉरेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल तक चला, पारित नहीं हुआ था, ठीक है। हेस्टिंग ने 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था शुरू की, जिसके तहत हर जिले में फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की गई। दीवानी अदालत के मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। फौजदारी अदालतें काजी और मुफ्ती के अंतर्गत था, जो कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। धर्मशास्त्र शास्त्रों के शाखावार भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने हेतु 1775 ईस्वी में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। 1778 ईस्वी में यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार की गई। NB हॉल हेड ने हिंदू धर्मशास्त्र के नए संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया, ठीक है। किसने किया था? हिंदू धर्मशास्त्र के नए संकलन का अंग्रेजी अनुवाद तो NB हॉल हेड ने, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। तो 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था, ठीक है। ये जो नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई 1774 में कलकत्ता में किया गया था। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना भी की गई। जिलों में कलेक्टर सबसे बड़े ओहदे होता था। उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना होना था। अब कंपनी की फौज देख लेते। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही की आर्मी कहते। सिपाही मतलब आर्मी, सिपाही, ठीक है। 1820 के दशक से कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। अंग्रेज सिपाही बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में मास्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक माचिस से चिंगारी वाला बंदूक होता था। मैचलॉक एक माचिस से चिंगारी वाला बंदूक है से लेस होते थे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। चलिए देख लेते हैं ये कर्नाटक युद्ध के बारे में, ठीक है। कुछ युद्ध हैं। पहले एक तरफ पे युद्ध, वर्ष और संधि। किस संधि के तहत की समाप्ति हुई, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 तक हुआ और यह जो एक्स ला सैपल की संधि से खत्म हुआ 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 54 के बीच हुआ, ठीक है। और यह जो है मद्रास की संधि से 1754 में और पौंडीचेरी की संधि से 1755 में खत्म हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से 63 के बीच हुआ, जो पेरिस की संधि से 1763 में खत्म हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूरी युद्ध जो है 1767 से 69 के बीच चला, ठीक है। जो मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में के तहत समाप्त कर दी गई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 के बीच चला और जो पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, बरगांव की संधि 1770 ईस्वी में और सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में, ठीक है। 1782 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध जो है 1780 से 1784, जो मंगलोर की संधि 1784 के तहत खत्म हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 में हुआ था, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूरी युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ,
जो मैसूर राज्य का पतन था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ, जो देवगांव व सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 और राजपूत घाट की संधि 1805 के तहत समाप्त किया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 16 के बीच हुआ था। ठीक है, 1814 से 16 के बीच में, जो सुगोली की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच हुआ। ठीक है, जो पूना की संधि 1817, ग्वालियर की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818 के तहत। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824 से 26 के बीच हुआ था, जो यानडबू की संधि 1826 के तहत समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 46 के बीच हुआ, लाहौर की संधि व भैरोवाल की संधि के साथ 1846 में समाप्त किया गया। द्वितीय आंग्ल युद्ध सिख युद्ध जो हुआ 1848 से 49 के बीच हुआ और यह सिख राज्य का पतन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रमुख घटनाएं। ठीक है, प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां देख लेंगे। ब्लैक होल की घटनाएं जो हुई थी 20 जून 1756 के बीच हुई थी। ब्लैक होल की घटना जो है 20 जून 1756 ईस्वी में था। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1797 ईस्वी में। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1797 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1797 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1797 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। बनारस की संधि वर्ष 1773 ईस्वी में। बनारस की संधि जो है वर्ष 1773 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। ठीक है, सबसे पहले एक तरफ है राज्य है, स्थापना काल है, उसके बाद संस्थापक। बंगाल का जो स्थापना काल जो है 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने किया था। बंगाल का स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने किया था। हैदराबाद का 1724 में निजाम उल मुल्क चिनक्लिज खान ने किया था। हैदराबाद का जो है 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क चिनक्लिज खान ने किया था। भरतपुर 1733 ईस्वी में चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था। कर्नाटक का स्थापना 18वीं शताब्दी में सवादत उल्ला खान ने किया था। कर्नाटक राज्य का स्थापना 18वीं शताब्दी में सवादत उल्ला खान ने किया था। अवध राज्य का स्थापना 1722 ईस्वी में स्वादत खान बुरहान उल मुल्क ने किया था। अवध राज्य का स्थापना 1722 ईस्वी में स्वादत खान ने बुरहान उल मुल्क ने किया था। जयपुर राज्य का स्थापना 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जय सिंह के द्वारा किया गया था। जयपुर का स्थापना 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जय सिंह के द्वारा किया गया था। रुहेल पठान राज्य का स्थापना 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बंगश ने किया था। रुहेल पठान का 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बंगश ने किया था। मैसूर राज्य का स्थापना 1761 ईस्वी में हैदर अली द्वारा किया गया था। मैसूर राज्य का स्थापना 1761 ईस्वी में हैदर अली के द्वारा किया गया था। हम जो है महत्वपूर्ण संधियों को देखते हैं। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में। पुरंदर की संधि द्वितीय जो है 1776 ईस्वी में। पुरंदर की संधि द्वितीय 1776 ईस्वी में। बड़गांव की संधि 1789 ईस्वी में। बड़गांव की संधि 1789 ईस्वी में। सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में। सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में। बसीन बसई की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में। बसीन बसई की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में। चलिए अब आंग्ल मैसूर संघर्ष को देख लेते हैं। एक तरफ है युद्ध वर्ष मैसूर शासक
बंगाल का गवर्नर या जनरल, ठीक है। संधि और विशेष, ठीक है, इसका विशेषता क्या है। चलिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 के बीच हुआ था, जिसमें मैसूर का शासक हैदर अली था और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरलस्ट था, ठीक है। और यह इसके में जो संधि हुई थी, मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में, और इसकी विशेषता यह थी, हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेज से पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच में, और मैसूर का शासक उस समय हैदर अली ही था, बट बंगाल का गवर्नर जो था वॉरेन हेस्टिंग था। और संधि जो तो हुई थी इस समय मंगलोर की संधि, ये मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। और इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो विशेषता है, इस समय जो हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हो चुकी थी। बाद में टीपू सुल्तान ने नेतृत्व में युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 ईस्वी में, और मैसूर का शासक उस समय टीपू सुल्तान था और बंगाल का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और यह जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से, जो 1792 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई, आधा राज्य छीन लिया गया, भारी जुर्माना लगा दिया गया, जिसके जमानत के रूप में 2 पुत्र को बंदी बना लिया गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये भी उस समय मैसूर का शासक जो था टीपू सुल्तान ही था, और वर्ष जो 1799 था। और इस समय जो मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान ही था, बट बंगाल का गवर्नर जो था लॉर्ड वेलेस्ली था, ठीक है। और यह जो इस समय इस युद्ध के समय जो संधि हुई थी, मैसूर सहायक संधि 4 मई 1799 को हुई थी। और इस आंग्ल मैसूर युद्ध का जो विशेषता है कि इस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक कृष्णराज तृतीय की सहायता से की संधि की थी, ठीक है, से सहायक संधि की थी, जिसके तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आ रहा है हमारा छठा चैप्टर है अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ। 1770 से 72 में बंगाल में अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, लगभग 1/3 आबादी समाप्त, है ना। अकाल के पश्चात कंपनी जमीन में निवेश और खेती में सुधार लाने की आवश्यकता महसूस की। 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, जैसा कि देखा अभी। इसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। किसानों द्वारा चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। अगर कोई किसान लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, ठीक है। 1822 में उत्तर पश्चिमी प्रांतों में हेतु हॉल्ट मैकेंजी ने महलवारी व्यवस्था तैयार किया, ठीक है। अब ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को देख लेते हैं एक बार। एक तरफ देख लेते हैं, एक है पहला है अस्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी बंदोबस्त कहते थे। दूसरा है रैयतवाड़ी और तीसरा है महलवाड़ी। अस्थायी बंदोबस्त का जो शुरुआत किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में, महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में, ठीक है। इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके तहत जो था अस्थायी बंदोबस्त के तहत जो था, जिसके राज्य थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, और इसमें समस्त ब्रिटिश भारत का 19% जो भाग था, ठीक है, जिसमें भूमि अधिग्रहण सदा के लिए जमींदार को दे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। अब इसका जो प्रभाव था ये रहा कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ, कृषकों की दरिद्रता, कृषियों में ठहराव तथा अवनति आने लगी। पुराने जमींदारों और उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ, ठीक है। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। इसी तरह रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी देखिए, यह जो व्यवस्था है बम्बई, मद्रास
असम के क्षेत्र कुछ क्षेत्रों पर लागू हुआ। समस्त ब्रिटिश भारत का 51% भाग था, ठीक है, जिसमें भूमि का मालिक किसान होता था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। कर की दर जो थी 33% से 55% थी, ठीक है। इसी तरह महलवारी व्यवस्था का भी जो ज़्यादातर अधिकांश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था। समस्त ब्रिटिश भारत का 30% था। यह जो भूमि गांव का अधिकार था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने के लिए की समस्त जिम्मेवारी समस्त गांव के मुखिया की थी, ठीक है। कर का दर जो था 60%, सबसे ज़्यादा यहाँ था, ठीक है। और इन सभी का प्रभाव आप लोग देख ही सकते हैं। ये था कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया, कृषकों में दरिद्रता आने लगी, कृषकों में ठहराव और अवनति देखने को मिली, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हो गया, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। नील मुख्यतः उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगने वाला पौधा था। इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई हेतु भारतीय नील का प्रयोग करते थे। बैंगनी और नीले रंग के लिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादक वॉर्ड नामक पौधे पर निर्भर थे। यह शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। देखिए, नील जो है मुख्यतः उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगने वाला पौधा था, ठीक है। और वॉर्ड नामक पौधा जो था यह शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। 18वीं सदी के आखिरी दशक में बंगाल बंगाल की खेती तेजी से फैलने लगी। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था, जो 1810 में 95 हो गया था। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। 19वीं सदी के अंत तक नील की खेती हेतु 25% से कम निज जमीन शामिल थी। अब देख लेते हैं नील विद्रोह के बारे में। मार्च 1859 में बंगाल के रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। बंगाल बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। इस बगावत में नील विद्रोह के बाद नील का उत्पादन समाप्ति के कगार पर आ गया। इसके बाद बागान मालिकों ने बिहार पर ध्यान आकृष्ट किया। 1859 में दीनबंधु द्वारा नील दर्पण नाटक लिखी गई। 1860 से नील आयोग WS सिटेनकर की अध्यक्षता में गठन किया गया, जो किसान के पक्ष में फैसला दिया। 19वीं सदी के अंत तक कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ। 1917 में महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। अफ्रीकी गुलामों ने 1791 में नील बागान मालिकों के खिलाफ बगावत किया था। 1792 में फ्रांस ने अपनी उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त की। हाजी मुल्ला ने कहा, नील उगाने के बजाय कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील नहीं उगाऊंगा। हाजी मुल्ला का यह कथन है, नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील नहीं उगाऊंगा। अब आता है उपनिवेशवाद। राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। सन 1797 में बर्दपरल आज के वर्धमान में एक नीलामी की गई, ठीक है। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। वर्धमान की राजा द्वारा धारित अनेक महाल भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। सन 1793 में महस्तमरारी अस्थायी बंदोबस्त लागू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी, जो प्रत्येक जमींदारों को अदा करनी होती थी।